स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आवर फ्री ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। दिस इज़ निशा पवार। हम लोग यहाँ पे पार्टनरशिप के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पार्टनरशिप में जो आपका 12th का सिलेबस है उसमें सबसे फर्स्ट आपका चैप्टर था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। देन थर्ड आपका था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और उसके बाद हमने किया रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। उसके बाद आपके जो 12th का सिलेबस है उसका सिर्फ एक टॉपिक अभी बचा हुआ है, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। इससे पहले वाले सभी टॉपिक्स हमने अच्छे से कंप्लीट स्टडी कर लिए हैं। उन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपको अपनी पार्टनरशिप फॉर्म का एंड करना है, आप अपनी पार्टनरशिप को ख़त्म करना चाहते हो। तो यहाँ पे जो डिसोल्यूशन है वो आपका दो तरह से हो सकता है। एक आपका होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि अगर आप पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन करना चाहते हो तो वहाँ पे आपका बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, आपका बिजनेस ख़त्म नहीं होता है। मतलब कि आपने सिर्फ अपनी पार्टनरशिप ख़त्म की है, अब आप एज अ सोल प्रोप्राइटर आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपने अपनी फॉर्म को ही बंद कर दिया। मतलब आप 2 या 3 बंदे जितने भी मिलकर आप काम कर रहे थे, जो भी आप लोगों ने काम किया आपने उस काम को ही ख़त्म कर दिया, आप अपना बिजनेस अब कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, तो उसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो अब डिसोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, हम उसके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। तो देखो, अगर आपको आपका बिजनेस बिल्कुल बंद करना है तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपकी सारी एसेट्स को सेल करना पड़ेगा, उनसे जितनी भी आपकी इनकम होती है उनके बेसिस पे, और आपके पास जो कैश है या फिर जो ऑलरेडी आपके पास अमाउंट है आप उससे अपनी सारी की सारी लायबिलिटीज़ की पेमेंट करोगे। तो किसी भी चीज़ को बनाना बहुत मुश्किल होता है, बट उसको जो मिटाना होता है वो बहुत इजी होता है। ये हम अपनी रिलेशनशिप्स में भी देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म जब बनानी होती थी तब हम कितने सारे फॉर्मेलिटीज़ हमें पूरी करनी होती थी। हमें कहीं पार्टनरशिप डीड बनानी है, कहीं एक्ट के अकॉर्डिंग सारे रूल्स रेगुलेशन करने हैं, हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते थे, ये बनाते थे। तो लेकिन जब आप डिसोल्यूशन करोगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक सीधा सा काम करना है, अपनी सारी एसेट्स बेच देनी है, सारी लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर देनी है। अगर उसके बाद कुछ बचता है तो आप अपने पार्टनर्स में बांट लोगे, और नहीं बचता है तो फिर ख़त्म, कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है। तो ये हमारा होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। एंड वन थिंग स्टूडेंट, जो आपका डिसोल्यूशन होता है वो आपके पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्शन के अकॉर्डिंग आप अपनी फॉर्म का डिसोल्यूशन कर सकते हो। आपसे ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि किस सेक्शन के अकॉर्डिंग हम अपना डिसोल्यूशन कर सकते हैं। तो आपका एक्ट वही है जो आपका था पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, और उसके अकॉर्डिंग आपका सेक्शन जो है वो है 39, ठीक है। इसके बाद मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, कि वो कौन कौन से मोड्स हैं या फिर वो कौन कौन सी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि आपको अपनी फॉर्म का डिसोल्यूशन करना पड़ जाता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब है कि अगर आपके सारे पार्टनर्स जितने भी हैं वो आपस में एग्री हो जाएं कि अब हमें अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है, तो आप अपनी फॉर्म का डिसोल्यूशन कर सकते हो। एंड इसमें आपका सेकेंड पॉइंट है कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि आपका जो डिसोल्यूशन है वो कंपलसरी हो जाए, वो ज़रूरी हो जाए, आपको अपनी फॉर्म को ख़त्म करना ज़रूरी हो जाए। तो ये किस किस केस में हो सकता है, या तो आपके जो पार्टनर हैं, जितने भी आपके पार्टनर हैं सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो जाएं, भाई अब उनके अंदर इतनी कैपेसिटी ही नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो अपनी लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर पाएँ, तो वहाँ पे भी आपको अपना कंपलसरी डिसोल्यूशन करना पड़ सकता है। या फिर जो आपका बिजनेस है वो लॉफुल नहीं हो तो भी आपको अपनी फॉर्म का कंपलसरी डिसोल्यूशन करना पड़ सकता है। उसके बाद थर्ड इसमें आपका पॉइंट है बाय नोटिस, कि अगर आपकी फॉर्म को कोई नोटिस मिला आपकी फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए, क्योंकि देखो जो पार्टनरशिप एक्ट जो है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग कोई काम नहीं कर रहे हो, अगर आप उसके अकॉर्डिंग उसके रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपको नोटिस मिल सकता है कि आप अपनी फॉर्म को डिसॉल्व कर दो। या फिर आपका कोई पार्टनर, जो कोई पार्टनर है वो आपकी फॉर्म से
एग्री नहीं है तो वो भी आपको नोटिस पीरियड भेज सकता है कि भाई मुझे ये फॉर्म कंटिन्यू नहीं करनी है, अब हम इसका डिसोल्यूशन करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ इसमें आपका पॉइंट है बाय हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। कोई इवेंट आपका हो जाए, तो इवेंट कौन सा हो सकता है? देखो कई मैंने आपको जब पार्टनरशिप स्टार्ट कराई थी तो भी बताया था कि पार्टनरशिप में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम के लिए अपने पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। भाई जो जिस पर्पज़ के लिए हमने स्टार्ट किया वो आपका 2 साल 5 साल कुछ टाइम पीरियड के लिए है। तो अगर वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, मतलब जिस काम के लिए आपने स्टार्ट किया अगर वो काम आपका पूरा हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाएगी, ठीक है। या फिर अगर आपके 2 ही पार्टनर हैं, एक पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है और दूसरा पार्टनर इतना कैपेबल नहीं है कि वो उसको कंटिन्यू कर सके, तो भी आपकी पार्टनरशिप फॉर्म ख़त्म हो सकती है। इसके बाद आपका जो पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो जाए। तो ये सारे होते हैं कि कोई ऐसा इवेंट ऐसा हो जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए जिसकी वजह से कि आपको अपनी फॉर्म का डिसोल्यूशन करना पड़े। उसके बाद फिफ्थ इसमें आपका पॉइंट है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कि अगर कोर्ट ने आपकी फॉर्म को ऑर्डर दे दिया कि आपको डिसोल्यूशन करना है तो भी आपको अपनी फॉर्म का डिसोल्यूशन करना पड़ सकता है। तो इसमें भी आपके डिफरेंट केसेस हो सकते हैं कि या तो जो आपका पार्टनर है वो अनसाउंड माइंड का हो जाए या फिर उसकी वो इंसॉल्वेंट हो जाए, कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट प्रूव कर दे कि भाई अब ये कैपेबल नहीं है अपनी लायबिलिटीज़ की पेमेंट करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा हो सकता है कि आपकी फॉर्म में बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं, मतलब आप अपना प्रॉफिट अर्न ही नहीं कर पा रहे हो, जितना आप लगा रहे हो उतना भी आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे हो, तो भी आप अपनी फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हो। तो ये सारे हमारे मोड्स थे जिनके अकॉर्डिंग हमें या फिर बोल सकते हो कि सिचुएशंस थी जिनमें हमें अपनी फॉर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है। नाउ स्टूडेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, कि अगर आप अपनी फॉर्म को डिसॉल्व करना चाहते हो तो आपको कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं और सारे ट्रांजैक्शंस को कैसे आपको ट्रीट करना है। तो यहाँ पे आप अपने 4 अकाउंट्स मेंटेन करते हो। सबसे फर्स्ट इसमें आपका होता है रियलाइजेशन अकाउंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है, मोस्टली एग्जाम्स में ना आपको सिर्फ रियलाइजेशन बनाने के लिए ही पूछा जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि बाकी तीनों अकाउंट भी पूछ लें, बट चांसेस ज़्यादा रियलाइजेशन के ही होते हैं कि आपको सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बोले, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? इसमें आप अपनी सारी एसेट्स का बैलेंस डालोगे, सारी लायबिलिटीज़ का बैलेंस डालोगे और फिर एसेट्स को बेचने से कितने पैसे आए वो आपको डालने होते हैं और उनसे आप अपनी सारी लायबिलिटीज़ की पेमेंट करोगे, ठीक है। और रियलाइजेशन अकाउंट बनाते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि देखो एसेट्स का अमाउंट आप वही डालोगे जितना आपके पास आया है। अगर कोई एसेट सेल नहीं हुई तो आप उसको नहीं डालोगे, लेकिन लायबिलिटीज़ की आपको सारी पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं भी किया हुआ है अगर किसी लायबिलिटी के बारे में, तो आप खुद से उसकी बुक वैल्यू से ही उसकी पेमेंट कर दोगे, मतलब फुली पेमेंट आप कर दोगे। आप ये नहीं करोगे कि हमें तो क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं किया हुआ है तो हम क्यों इसकी पेमेंट करें। लायबिलिटीज़ अगर बोली है तो पेमेंट करनी है ही, लेकिन अगर नहीं भी बोली हैं तो भी आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। और एसेट्स का सिर्फ वही डालना है जितनी आपके पास पेमेंट आई हो। अगर किसी पार्टनर ने ले लिया तो पार्टनर के नाम से आप ट्रांसफ़र कर दोगे, लेकिन कैश में अगर पेमेंट आई है तो उसको कैश में डालोगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड इसमें हमारा बनता है पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट भी आपके लिए एक तरह से लायबिलिटी होती है। अगर आपने किसी पार्टनर से लोन लिया हुआ है तो आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके अपोजिट अगर किसी पार्टनर ने लोन लिया हुआ है तो वो भी आपको पेमेंट करके जा सकता है, ठीक है। तो पार्टनर अगर पेमेंट करके जाएगा तो वो तो हमारी रिलेशन अकाउंट में चला जाएगा, लेकिन अगर आप किसी पार्टनर के लोन की पेमेंट कर रहे हो तो उसके लिए आपको उसका अलग से सेपरेट लोन अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। इसके बाद थर्ड इसमें हमारा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि देखो आप अपने पार्टनर्स को पेमेंट कर रहे हो। रियलाइजेशन में आपका प्रॉफिट या लॉस निकलता है वो आपने पार्टनर्स में ट्रांसफ़र किया, पार्टनर्स के कैपिटल का जितना बैलेंस बचता है वो कैपिटल वो अपना लेकर जाएंगे। तो इसके लिए हमें अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम यहाँ पे आप बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं करोगे, आप सारा का सारा जितना भी उनका बैलेंस बचता है वो उनको पेमेंट करोगे। तो टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, मतलब जैसे आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हो आप उस हिसाब से एंट्री कर सकते हो। उसके बाद फोर्थ इसमें हमारा अकाउंट है बैंक और कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि हम ये चेक कर सकें कि जितना कैश हमारे पास था या और जितना आया उतने की ही हमने लायबिलिटीज़ की पेमेंट की। तो यहाँ पे आपका अगर कैश अकाउंट का बैलेंस इक्वल है तो इसका मतलब है कि आपने जो डिसोल्यूशन किया है वो ठीक से किया है। कैश अकाउंट एक तरीके से आपका ये चेक करने के लिए ही बनाया जाता है। जैसे हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे ना,
ये चेक करने के लिए कि हमारे सारे अकाउंट्स ठीक थे। अगर आपकी बैलेंस शीट के दोनों साइड का डेबिट और क्रेडिट का टोटल अगर इक्वल आ जाता था तो मतलब ठीक था। ऐसे ही हमें कैश अकाउंट बनाना होगा कि अगर आपके दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाता है तो मतलब कि अभी तक जो आपने ट्रीटमेंट किया है वो सब आपका ठीक है। ठीक है, और इसके बाद जो ये अकाउंट कैसे बनाने हैं और इनके एग्जाम्पल्स वगैरह हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, और अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिलेशन अकाउंट कैसे बनाना है, लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैश अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये चारों अकाउंट हम लोग बनाएंगे विद एग्जाम्पल्स। थैंक यू।